हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक अतिरिक्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। ये कौन सा मंत्रालय है? मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, इनको रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके पहले रोजगार एवं श्रम विभाग इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय के पास था, यानी कि गोपाल राय के पास दो मंत्रालय थे, एक तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मंत्रालय। ये दोनों इनके पास था। अब लेकिन इसको किसको दे दिया गया? इसको दे दिया गया उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को। दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, साथ ही साथ ये यूनियन टेरिटरी भी है। हमारे पूरे भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से 3 यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव है, यानी कि यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी है, साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्शन होते हैं किसके? सीएम के। और जो 5 हैं, टोटल 8 हैं, 3 में इलेक्शन भी होता है सीएम के लिए और यूनियन टेरिटरी भी है, और 5 हैं जो वहाँ पे सीएम के लिए इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो कि पूरा प्रशासनिक कार्यभार को देखते हैं। जो 3 हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वो एक तो दिल्ली है, दूसरा पौंडीचेरी है, तीसरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर अभी यहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हुआ है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से, लेकिन आगे आने वाले समय में यहाँ पे इलेक्शन होगा। और जो बच रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं सीएम के लिए, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। देखो, जो एकदम स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी नहीं, वहाँ के राज्यपाल होते हैं, वहाँ पे राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। और जो राज्यपाल की भूमिका होती है वहाँ पे कौन निभाता है? वो राष्ट्रपति निभाता है। कोई भी विधेयक पास होता है तो उपराज्यपाल सिग्नेचर करेगा, फिर उसको उस पर जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देता यूनियन टेरिटरी वाले राज्यों में, तब तक वो विधेयक बिल के रूप में पास नहीं हो पाता है। अब देखो कौन कौन से 3 हैं जहाँ पे विद लेजिस्लेटिव है, यानी कि जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, साथ ही साथ सीएम के भी इलेक्शन होते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। जहाँ पे सीएम के इलेक्शन नहीं होते हैं और यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। यहाँ पे क्या है आपके? ये इलेक्शन नहीं होते हैं सीएम के, ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी विथआउट लेजिस्लेटिव बोलते हैं। और अभी देखो कुछ दिन पहले हरसिमरत कौर बादल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय जो विभाग है वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, लेकिन किसान बिल के विरोध में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर बादल ये शिरोमणि अकाली दल पार्टी है, ये पार्टी अलायंस में रहती है बीजेपी के साथ, और इनकी ही मेंबर हैं, एमएलए हैं ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि अकाली दल से पंजाब से। और लेकिन किसान बिल के विरोध में इन्होंने मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अपना इस्तीफा दे दिया। फिर किसको ये मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, और उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया हरसिमरत कौर बादल का जो मंत्रालय था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। रामविलास पासवान, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, और ये थे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इनका जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस मंत्रालय का रामविलास पासवान के निधन के बाद, ये दिया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी पीयूष गोयल ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? भारत को आगे आने वाले 2 सालों तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, और इसके जो सह अध्यक्ष है ये फ्रांस को चुना गया है आगे आने वाले 2 सालों के लिए। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेड क्वार्टर है
अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके हेड उपेंद्र त्रिपाठी हैं। और जितने मेंबर भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, सारे के सारे जितने देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी मेंबर हैं। और देखो अभी सोलर की बात हो रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को लेके भारत ने एक लक्ष्य रखा है अपने लिए। 2022 तक भारत 175 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन करेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन से, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर से होगा और 60 गीगावाट विंड से होगा, 10 गीगावाट बायो पावर से होगा और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से होगा। और हम बात करते हैं भारत का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला सोलर पार्क, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। ये पूरे विश्व का और भारत का भी सबसे बड़ा सोलर पार्क है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा इंडिजिनस सोलर पार्क कौन है, इंडिजिनस सोलर पार्क मीन्स कि उस सोलर पार्क में जो भी इंस्टॉलमेंट किया गया है, जो भी चीज़ें पार्क में लगाई गई वो 100% हमारे भारत की ही बनी हैं। तो इसका आंसर हो जाता है कर्नाटका का सोलर पार्क है जिसका नाम है शक्ति स्थल। ये तमकुर में स्थित है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क या फिर भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये क्वेश्चन है तो राजस्थान जोधपुर का भादला सोलर पार्क। लेकिन सबसे बड़ा इंडिजिनस सोलर पार्क भारत का ये है कर्नाटका के तमकुर में शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है। देखो, जो गाजा पट्टी नाम आपने सुना होगा, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच यहाँ पे वार चल रहा है पिछले कई सालों से। और जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनको पुनर्वास के लिए उनके अलग अलग देशों द्वारा यूनाइटेड नेशन को पैसे दिए जाते हैं और यूनाइटेड नेशन उन्हीं पैसों से उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के। और भारत ने 10 लाख डॉलर दिया है, US डॉलर दिया है यूनाइटेड नेशन को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए। देखो, भारत कभी भी युद्ध का जो है समर्थन नहीं करता। आपको पता ही है कि इंडिया और इजराइल कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने इजराइल को बात के ज़रिए फ़िलिस्तीन से अपने सारे मुद्दों को ख़त्म करने की ख़त्म करने के लिए बात करना ही इंडिया की तरफ से समर्थन किया गया है। और इजराइल से कहा गया है कि आप बात करके सारे मुद्दों को ख़त्म करो, लड़ाई करके नहीं। पिछले कई सालों से ये लड़ाई चली आ रही है। गाजा पट्टी नाम आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा। और वहीं पे फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को बसाने के लिए यूनाइटेड नेशन को 10 लाख डॉलर का मदद भी दिया गया है, योगदान दिया गया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था। देखो, भानु अथैया ये भारत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली ऑस्कर विनर थी। और इन्होंने जिस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार इनको मिला था, जिस फिल्म के लिए अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, वो फिल्म है गांधी। और ये वही गांधी है जिसको रिचर्ड एटनबर्ग ने बनाया था। और ये गांधी फिल्म आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी है तो इसे देखना चाहिए क्योंकि ये आपको एकदम रियल गांधी की तरह इसमें कॉस्ट्यूम किया गया। कॉस्ट्यूम करने का मतलब क्या होता है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनको मतलब आप इस तरीके से उनका मेकअप करो कि वो रियल कैरेक्टर उनमें दिखने लग जाए। मतलब ये मेकअप कैरेक्टर को देखते हुए किया जाता है, इसी को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन बोलते हैं। और भानु अथैया ने जो गांधी जी बने थे, गांधी जी कौन बना था इसमें, गांधी जी बने थे इसमें बेन किंग्सले, ब्रिटिश एक्टर हैं बेन किंग्सले, वो गांधी जी का रोल इसमें निभाया था उन्होंने गांधी फिल्म में, जो कि रिचर्ड एटनबर्ग द्वारा बनाई गई थी। और बेन किंग्सले ब्रिटिश एक्टर का जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था वो किया था भानु अथैया ने। भानु अथैया भारतीय हैं और इनका जो जन्म हुआ था ये कोल्हापुर में हुआ था 1929 में, और 91 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया मुंबई महाराष्ट्र में। और इन्होंने गांधी फिल्म के लिए ही ऑस्कर पुरस्कार जीता था और बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था बेन किंग्सले का, जिन्होंने भूमिका निभाई थी गांधी जी की। और इस गांधी फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था रिचर्ड एटनबर्ग। इसको सबको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के उन्नति के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है? ये है केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट ने किसानों के कल्याण के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है। और देखते हैं केरला के बारे में कुछ पिछले कई महीनों के करंट अफेयर। केरला ने विलेज टूरिज्म प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। विलेज टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य का नाम क्या है? केरला। केरला में ही फर्स्ट स्पेस टेक पार्क भी बनाया गया है। और केरला ने यूनाइटेड नेशन से अवार्ड जीता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। और टोटल डिजिटल एजुकेशन गोल को अचीव करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये भी केरला ही है। और अगर हम बात करें कि कोविड-19 की, तो सबसे पहला पेशेंट भारत में कौन मिला था? कहाँ पे, किस स्टेट में मिला था? ये केरला में ही मिला था। और भारत का पहला इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर ये कहाँ पे खोला गया है? ये भी केरला में ही है। और प्लाज्मा थेरेपी भारत में सबसे पहले किस राज्य में ट्राई करी गई थी? ये भी केरला में ही करी गई थी। तो इतनी सारी बातें केरला की हैं, इनको आप ध्यान में रखोगे, नोट करके याद रखोगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? देखो, जिंक स्मेल्टर मीन्स कि जिसमें जिंक को डाल के स्मेल्ट करने का मतलब उसको पूरी तरीके से पिघला दिया जाएगा। और जिंक स्मेल्टर के लिए समझौता किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने गुजरात सरकार से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात पूरे भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी जिफ्ट सिटी जिसको बोलते हैं, ये भी गुजरात के गांधीनगर में ही स्थित है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे। भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी कौन सा है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ही क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिफ्ट सिटी जिसको बोलते हैं, ये भी गांधीनगर में है। और अगर हम बात करें भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये वडोदरा गुजरात में है। और गुजरात में ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्मेल्टर लगाने को लेकर गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता भी किया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ धुलने का विश्व दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया जाता है? देखो, अभी क्या है कि कोविड-19 सिचुएशन में हाथ धुलने की जो इम्पॉर्टेंस है वो सभी जान चुके होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऐड आ रहा है हाथ धुलने को लेके कि आप प्रत्येक काम से पहले अपने हाथों को धुलें, हैंड वॉश करें। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को मनाया जाता है। हाथ धुलने से क्या होता है कि आप कई तरीके की बीमारियों से खुद ब खुद बच जाते हो सिर्फ हाथ धुलने से। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कोविड-19 सिचुएशन, जो ये पैंडमिक की सिचुएशन है, इसमें आप प्रत्येक ऐड में, न्यूज़पेपर में, सभी जगह पे ये ऐड देख रहे होगे कि लगातार हाथ धुलने को लेकर गवर्नमेंट जागरूक कर रही है, WHO जागरूक कर रही है, साथ ही साथ लोगों को प्रेरित भी कर रही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पे है? देखो, जलवायु आपदा में भारत का जो स्थान है वो तीसरे स्थान पे है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है जलवायु आपदा से वो है चीन, और फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे भारत। और ये जो डाटा लिया गया ये पिछले 20 सालों का है। पिछले 20 सालों में जितनी ज़्यादा आपदा आई है जलवायु से संबंधित,
उसकी बात करें तो हम चाइना में पिछले 20 सालों में 600 आपदा को दर्ज किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि जलवायु से संबंधित जलवायु आपदा थी। अमेरिका में 467 जलवायु आपदा को दर्ज किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा पिछले 20 सालों में, और भारत में 300 जलवायु आपदा को दर्ज किया गया पिछले 20 सालों में, और भारत की रैंक तीसरी है। जब जलवायु आपदा की बात होती है तो जान लेते हैं बाढ़ यानी कि फ्लड, तूफान, भूकंप, हाई टेम्परेचर जिसमें गर्म हवाएं, सूखा, जंगलों में आग लगना, ये सब जलवायु आपदा में आते हैं। अगर हम बात करें कि किस जलवायु आपदा ने सबसे अधिक प्रभावित किया पूरे संसार को, तो बाढ़, फ्लड। जितनी ज़्यादा जलवायु आपदा आई उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जलवायु आपदा कौन सी रही? 40% जो प्रभावित किया जिसने, वो है बाढ़, फ्लड। तूफान ने 28% प्रभावित किया, और भूकंप से 8% प्रभावित हुआ पूरा संसार। यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया जलवायु आपदा के किस सेक्शन ने? वो है बाढ़ दूसरे नंबर पे, तूफान 28% और भूकंप तीसरे नंबर पे। हाई टेम्परेचर में लू लगने से लोगों की मौत भी जलवायु आपदा में आती है। साथ ही साथ सूखा पड़ने से जो भूखमरी आती है वो भी जलवायु आपदा में आ जाएगी। और अगर गर्म हवाएं चल रही हैं उसके जरिए जंगलों में आग लग जाए, इसे भी जलवायु आपदा ही माना जाता है। तो पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा जलवायु आपदा आई चीन में 600, अमेरिका में 467 और भारत में 300। इस तरीके से भारत जलवायु आपदा में यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक जारी ताज़ा रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने छात्रों के बीच स्टेम कैरियर के अवसर को बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी करी है? स्टेम में क्या क्या आता है? देखो, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ, ये स्टेम है। स्टेम में छात्रों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने समझौता किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कही गई है। जब ये समझौता किया गया कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादा जिसको बढ़ावा दिया जाएगा स्टेम कैरियर में इस समझौते के तहत वो गर्ल्स होंगी। और IBM ने ही भारत की कंपनी सेंट्रल ई मार्केट प्लेस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कुछ दिनों पहले ही समझौता किया है। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी IBM ने समझौता किया था। जो इंडियन यूथ हैं उनको डिजिटल रूप से स्किलफुल बनाने के लिए, डिजिटल इनिशिएटिव यूथ के लिए भारत के जो समझौता किया गया था NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और IBM ने मिलकर भारत के युवाओं को डिजिटल रूप से स्किलफुल बनाने के लिए भी समझौता किया था। तो IBM के 3 समझौते यहाँ पे, एक तो IBM ने सेंट्रल ई मार्केट प्लेस के साथ समझौता किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, दूसरा IBM ने स्टेम में कैरियर को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अभी इस क्वेश्चन के तहत समझौता कर लिया जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और IBM ने मिलकर एक समझौता किया कि वो भारत के युवाओं को डिजिटल रूप से एक दक्ष युवा बनाएंगे, मतलब कि उनको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए भी IBM ने ही समझौता किया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल अपनाने वाला भारत का पहला राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? देखो, अभी ये मैंने आज ही पीछे कराया है। ये पूरी तरीके से सार्वजनिक शिक्षा में जो डिजिटल राज्य बन गया है वो है केरल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस प्रदेश में 450 मीटर लंबी नेचिपू सुरंग की आधारशिला रखी? नेचिपू सुरंग को बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हमारे भारतवर्ष का नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और ये सबसे ईस्ट स्टेट है पूरे भारत का। मतलब कि अगर आप देखो कि पूरे भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है तो आंध्र प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश होता है। और अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है पूरे भारतवर्ष में। चूँकि ये सबसे देखो पूर्वी राज्य है भारत का, तो सूर्योदय सनराइज सबसे पहले ईस्ट में ही होता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल में ही 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। 44 ब्रिज का एक साथ उद्घाटन किया गया और ये 44 ब्रिज कुल अलग अलग 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। इससे क्या होगा कि जो आर्मी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी, साथ ही साथ जो उस स्टेट के लोग हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी। ये 44 पुल एक तरीके से भारत को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देंगे ट्रांसपोर्टेशन में, जिससे कोई युद्ध की स्थिति में ये देखो ये जो 44 पुल हैं ये खास करके जो उन बॉर्डर पे हैं, ये सारे बॉर्डर पे ही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन 44 ब्रिज का उद्घाटन किया गया, बनाया गया है उसको, और उद्घाटन तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो आर्मी है उसको प्रॉपर मिल सकेगी। कोई खाने पीने का सामान पहुंचाना, साथ ही साथ जो भी मशीन गन टैंकर ये सब पहुंचाना युद्ध की स्थिति में, तो काफ़ी सुदृढ़ होगी हमारी आर्मी इन 44 ब्रिज की मदद से। और इसका उद्घाटन भी अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म गेहूं सूखा प्रतिरोधी के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है अर्जेंटीना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या प्रॉब्लम होती है कि मतलब जैसे इसका जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक DNA और RNA परिवर्तित किया जाता है, तो इससे एक डर भी बना होता है कि जब ये लोग, अभी तो देखो ये प्लांट है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया, इसको कैसा मॉडिफाइड किया गया इस गेहूं को कि ये सूखा अगर पड़ता है तो भी इसकी उपज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको पानी की जो ज़रूरत है इस गेहूं को ये बहुत ही मिनिमम होगी और सूखे की स्थिति में भी इसकी उपज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके का गेहूं है ये, और इसको मंजूरी दी है अर्जेंटीना ने। इसको मंजूरी, पहला देश बन गया है अर्जेंटीना। और सारे देश एक साथ इसलिए नहीं देते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट खाने के बाद जो पॉपुलेशन है उस पर ना पड़े, तो पहला देश अब दे दिया है। फिर देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में सारे देश इसका अपने वहाँ पे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि हाँ पॉपुलेशन पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, चूँकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और सोशल रूप से कई तरीके से जो है ये पूरा समाज में एक साथ तुरंत नहीं उतारा जा सकता है, कई सारे प्रतिबंध होते हैं। और इन सारे प्रतिबंधों को पार करते हुए अर्जेंटीना पहला ऐसा देश बना जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को उपयोग की मंजूरी दे दी है, और ये सूखा प्रतिरोधी गेहूं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ तकनीकी सहयोग और परीक्षणों पर जोर देने के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है? इंडिया और इजराइल दोनों ने तकनीकी सहयोग और परीक्षणों पर जोर देने के साथ ही साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग करने की बात पर सहमत हो गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया? देखो फ्लीट अवार्ड फंक्शन ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इस दौरान क्या होता है कि जो पूरे साल के दौरान जो भी ऑपरेशनल शिप होती हैं, ऑपरेशनल शिप में इसकी देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी देश से लड़ाई हो रही तो ही हम ये डिसाइड करेंगे कि सबसे अच्छा शिप ये है। आप हर वर्ष हमारे जो नेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो नेवी के जवान होते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं खुद से भी और एक दूसरे साथ, एक किसी दूसरे देश के साथ भी। तो इस दौरान जिस शिप का इस्तेमाल होता है और जो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो शिप करती है उसे इसमें अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ कोई दूसरे देश में फंक्शन हो रहा है नेवल से रिलेटेड और हमारे देश को आमंत्रित किया गया है वहाँ पे। अभी देखो कुछ दिन पहले ही रशिया में फंक्शन हुआ था जहाँ पे हमारी शिप गई थी,
और INS विक्रांत उस फंक्शन में गया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि सभी पूरे साल का एक वो देखा जाता है कि किस शिप ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया किसी ऑपरेशन के दौरान, किसी एक्सरसाइज के दौरान या फिर दूसरे देश में जाके, तो उसे ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। फ्लीट अवार्ड बोलते हैं इसको। इस वर्ष का जो फ्लीट अवार्ड दिया गया है INS सह्याद्री ऑप्शन ए और INS कोरा, इन दोनों को ही इस वर्ष का फ्लीट अवार्ड दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत कार्ड, संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया है। स्वामित्व किस मंत्रालय की योजना है? स्वामित्व योजना ये है पंचायती राज मंत्रालय की। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या है स्वामित्व योजना में। स्वामित्व योजना में है कि जो हमारे गांव में ज़मीनें हैं, घर हैं, मकान हैं, उनको लेके काफ़ी झगड़ा झंझट होता रहता है आपस में लोगों के बीच, तो उसको दूर करने के उद्देश्य से एक डिजिटल कार्ड दिया जा रहा है कि आपकी ज़मीन का कितना लैंड है, कहाँ पे स्थित है, इन सब से संबंधित ये कार्ड है, यही स्वामित्व योजना है। और इसका वितरण अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। करीब 4200 गाँवों का ये बन के रेडी है और उसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। अब धीरे धीरे ये सारे गांव के लोगों को ये कार्ड दे दिया जाएगा। इससे ज़मीनी विवाद से छुटकारा होगा, साथ ही साथ जो लड़ाई झगड़े झंझट होते हैं ज़मीनों को लेकर, क्या होता है खेत की ज़मीन में क्या होता है, लोग जो खेत है एक दूसरे से चिपके हुए, तो उसमें अपना जो एक मेड़ बोलते हैं उसको, वो उस मेड़ को क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा काटते काटते छोटा करके दूसरे के खेत में कोशिश करते हैं। इन्हीं सबसे छुटकारा दिलाने के लिए ये स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही ड्रोन मैपिंग के द्वारा भी इन सारे लैंड का क्या किया गया था, मेजरमेंट किया गया था, और ड्रोन मैपिंग से मेजरमेंट करने के बाद ही ये कार्ड को बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ड्रोन मैपिंग भी संबंधित है किससे, स्वामित्व योजना से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को किस क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इनको इकोनॉमिक्स क्षेत्र में प्रदान किया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का और पीस का और लिटरेचर का बताया है। देखो पीस का वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, केमिस्ट्री में 2 जन को दिया गया और लिटरेचर में 1 जन को दिया गया है। आप पीछे के वीडियोस में देख के ये सारे रेडी रखो। और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का बता रहा हूँ। तो कुल 4 हो गए, 2 बच रहे हैं। कौन कौन से? मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान, साथ ही साथ 1 बच रहा है फिजिक्स का। जब ये दोनों भी मैं जिस दिन बता दूंगा उसके 1 या 2 या 3 दिन बाद ही आपको पूरा जो नोबेल प्राइज़ है उसका पूरा एक कंबाइंड वीडियो भी दिया जाएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो अभी आपको केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स 4 खत्म हो गए, सिर्फ 2 बचे हैं, मेडिसिन और फिजिक्स। जिन्होंने केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर का वीडियो नहीं देखा है पीछे जब मैंने किसी क्वेश्चन में बताया, वो जाके पीछे देखें, क्योंकि उस दौरान मैंने नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ उस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको दी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको करीब 4 से 5 और क्वेश्चन कराता हूँ, उसी तरीके से नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ इन क्वेश्चनों के साथ आपको दी गई हैं, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में एक जो कंबाइंड बनेगा नोबेल प्राइज़ का उसमें दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या, अगर आप देखते रहोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा और एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से आना प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग श्योर ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया आदर्श वाक्य क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो नया आदर्श वाक्य है ये है भारतीय फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। फॉरवर्ड टुगेदर में इसकी आगे बढ़ के जो गोल करने से संबंधित होता है, उसी में इसमें एक मोटिवेशन दिया जा रहा है कि फॉरवर्ड टुगेदर, एक साथ आगे बढ़ो इंडियन फुटबॉल टीम। और गुरप्रीत सिंह, इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी अभी कुछ दिन पहले ही नवाजा गया है। और अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की, तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी भारतीय टीम की जो रैंक है वो अभी लेटेस्ट रैंक आई है सितंबर महीने में, वो 109 है। इसके पहले जुलाई में भारत 108वीं रैंक पे था फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन सितंबर में जो रैंकिंग आई है इसमें 109वीं रैंक पर पहुंच गया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।